हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम कुछ ऐसे शब्दों पे बात करने वाले हैं जो सामान्यतः वो पर्यायवाची है, लेकिन प्रयोग करने की दृष्टि से कुछ इसमें जो सावधानियां बरतनी है। और वो सावधानियां क्यों बरतनी है, क्योंकि उसमें अर्थ की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण अंतर है। ये चीजें इसलिए आवश्यक है कि यदि आप हिंदी भाषा में अच्छे वक्ता या अच्छे लेखक बनना चाहते हैं तो उसके लिए यह चीजें और भी महत्वपूर्ण बन जाती है। जीवन के अन्य जगहों पर हमें अक्सर इस परेशानियों से रूबरू होना पड़ता है कि हम कुछ कहना चाहते हैं, हम अपना प्रभाव किसी पे जमाना चाहते हैं, तो हमें उस प्रभावशाली शब्दों का चयन करना होता है। और वो समस्या तब खड़ी होती है जब हमें दो शब्दों में मूलभूत अंतर समझ में नहीं आता है। तो आपसे निवेदन है कि इस टॉपिक पर इससे पहले एक वीडियो बनाया जा चुका है जो प्लेलिस्ट में है। आपसे निवेदन है कि पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें, क्योंकि उसमें कई बातें हमने और भी अलग अलग बातें की है जो आप बखूबी वीडियो में देख रहे हैं। उसी कड़ी का यह दूसरा वीडियो है, उस पर हम आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। एक ज्ञान ही ऐसा है कि जितना हम बांटेंगे उतना हमें लौट कर आएगा और हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। देखिए हमने लिखा यहाँ एकार्थक शब्द भाग 2, इसका मतलब भाग 1 बन चुका है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां तो शब्द लीजिए आदि और इत्यादि। यह तो एक ऐसा शब्द है जिसपे हम धड़ल्ले से असावधानी बरतते हैं, और वो ये कि हम कहीं आदि शब्द का प्रयोग कर देते हैं, कहीं इत्यादि शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। ये दोनों शब्द हम उदाहरण के लिए, जब हम कोई चीज उदाहरण से समझाना चाहते हैं या किसी की परिभाषा लिख के और हम उदाहरण देते हैं, उसमें हम एक दो उदाहरण देने के बाद आदि या इत्यादि शब्दों का चयन करते हैं। तो इसका भी नियम है कि जब हम उदाहरण के रूप में एक या दो शब्दों का चयन करते हैं तो उसके बाद आदि शब्द का प्रयोग करेंगे, और दो से ज्यादा होगी, तीन या तीन से ज्यादा होगी तो वहां इत्यादि शब्द का प्रयोग करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है कि साधारणतः एक या दो उदाहरण के बाद आदि शब्द का प्रयोग हुआ। इत्यादि शब्द में क्या है, साधारणतः तीन या अधिक उदाहरण के बाद। क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर, जब हम उदाहरण के रूप में एक या दो शब्दों का चयन करते हैं तो वहां आदि शब्द का प्रयोग करेंगे, और जहां दो से ज्यादा शब्दों का चयन करते हैं वहां हम इत्यादि शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आज के बाद से हमें उम्मीद है कि आप ये गलती नहीं दोहराएंगे। आइए दोस्तों और देखिए, आगे दो शब्द है आज्ञा और आदेश। ये दोनों एक ही शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, दोनों समान हैं, लेकिन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। और वो अंतर क्या है, ये देखिए दोस्तों। आज्ञा जो है कि हमेशा आदरणीय या पूज्य व्यक्ति द्वारा दिया गया कार्य निर्देश। अब ये आदरणीय या पूज्य व्यक्ति कौन है? हमारे पिताजी हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, चाहे कोई भी हो, जिनका हम सम्मान करते हैं, जिसके लिए हमारी श्रद्धा है, वो मजबूरी में नहीं, हम स्वभाव से करते हैं। तो उसके द्वारा जो हमें कोई आदेश दिया जाता है कार्य करने के लिए, तो वो क्या हो गया, आज्ञा। पिताजी हमेशा आज्ञा देते हैं, माँ हमेशा आज्ञा देती है, लेकिन वही है आदेश। आदेश हमेशा कार्यालय में होता है। अधिकारी अपने जूनियर को, अपने कनिष्ठ को आदेश देता है। तो आप देखते होंगे कि कार्यालयों में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें कार्यालय कार्य निर्देश में आदेश शब्द का प्रयोग होता है।
आप देख सकते हैं आदेश क्या है, अधिकारी द्वारा दिया गया कार्य निर्देश। क्लियर है, आ गया, और आदेश में अंतर समझ में आ गया। अब आप वाक्यों के लिखने में असावधानी नहीं बरतेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे आइए। अब है, एक है इच्छा और एक है अभिलाषा। दोनों पर्यायवाची है, दोनों समान है, लेकिन इन दोनों में भी एक महत्वपूर्ण अंतर है, और वो क्या है देखिए। किसी वस्तु की साधारण चाह को इच्छा कहते हैं। इच्छा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल है। साधारणतः अगर हमें किसी चीज की चाह है या उसे हम प्राप्त करना चाहते हैं तो उसे हम इच्छा कहेंगे। अभिलाषा थोड़ा अपग्रेड रूप है, एक विशेष चाह है। किसी वस्तु के लिए हमारे मन में कोई विशेष चाह है, कोई विशेष ख्वाहिश है, तो उसके लिए हम अभिलाषा शब्द का प्रयोग करेंगे। क्लियर है दोस्तों, अब आप समझ रहे होंगे कि इच्छा शब्द और अभिलाषा शब्द में क्या अंतर है। जैसे चाह नहीं, एक फूल कविता पढ़ते थे हम लोग बचपन में, चाह नहीं कि किसी मृतक के सर पे फेंका जाऊं, चाह नहीं कहीं कूड़े में डाला जाऊं, इस तरह का है। हमारी अभिलाषा है कि वीर सपूत जहां से गुजरे उसके पैरों तले हमारे, मतलब क्या बोलते हैं, विराजमान है रहे, या उस जगह हम पड़ जाए, या वो हमारे ऊपर से चढ़ जाए। ये फूल की इच्छा और अभिलाषा में क्लियर स्पष्ट हो गया। तो अब आप बोल सकते हैं कि हमारी इच्छा क्या है, हमारी अभिलाषा क्या है। हमारी इच्छा है कि हम मन लगा के पढ़ें, हमारी अभिलाषा है कि पढ़ाई के बाद हमें अच्छे प्राप्तांक मिले। तो विद्यार्थी की अभिलाषा होती है अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे प्राप्तांक, ये अभिलाषा हुई। इच्छा सामान्य शिक्षा कुछ भी हो सकती है। तो क्लियर है दोस्तों, अब आइए, दो शब्दों का ही हमने चयन किया है, एक है उत्साह, एक है साहस। दोनों आप देखेंगे पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दोनों में एक महत्वपूर्ण अंतर है। वो क्या है, उत्साह जो है काम करने की रुचि। जब कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उनकी रुचि बढ़ती जा रही है काम करने के प्रति, तो उसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, उत्साह। वही होता है, कहीं कभी कभी हम पढ़ते हैं साहस। साहस क्या होता है, भय पे विजय प्राप्त करना। थोड़ी देर के लिए हमें कहा जाए कि यह काम आपके बस का नहीं है, तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमारे सीनियर या हमारे जो अग्रज है वो हमसे कहते हैं कि इन्होंने काम करने में अपना साहस का परिचय दिया। मतलब हो गया, आप अर्थ को समझिए, साहस का परिचय दिया मतलब भय पे विजय प्राप्त कर गया। ये नहीं कर सकता था, ये डर रहा था, लेकिन ये कर लिया। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहेंगे दोस्तों, साहस। तो क्लियर हो गया, उत्साह और साहस में काम करने की रुचि को हम उत्साह कहेंगे, वही भय पे विजय प्राप्त कर लेना उसे हम साहस कहेंगे। क्लियर हो गया। अब आइए, कष्ट और क्लेश, यह भी एक महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों, जिसमें हम खामियां बरतते हैं, हमारे लिए सर दर्द का कारण होता है, या फिर हम जो कहना चाहते हैं वो नहीं कह पाते, मतलब हम जो प्रभाव जमाना चाहते हैं वो नहीं जमा पाते हैं। देखिए, एक है कष्ट, एक है क्लेश। जब किसी भी समस्या से हमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की पीड़ा होती है तो वो सम्मिलित रूप से कष्ट के दायरे में आता है, और वहीं जिस समस्या से हमें सिर्फ मानसिक पीड़ा होती है उसमें हम क्लेश शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कष्ट शब्द का प्रयोग करना है कि क्लेश शब्द का प्रयोग करना है। कष्ट क्या है आप समझ रहे हैं कि शारीरिक और मानसिक दोनों जो है कि तकलीफ होती है। क्लेश में क्या होता है, सिर्फ मानसिक तकलीफ होती है। तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा। अब आइए दूसरा, दो शब्द है, एक है खेद और एक है शोक। इसमें भी आप हमें याद आ रहा है कि जब हम वाक्य रचना या वाक्य संशोधन पे हम बात कर रहे थे तो हमने वहां पे इन दो शब्दों का प्रयोग किया था।
खेद और शोक का। खेद हमेशा गलती पर की जाती है, मैंने गलती की, हमें खेद है ना। और शोक क्या होता है, किसी के दुख पर शोक होता है, गलती पर शोक नहीं होता है। तो क्लियर है, आपने देखा कि जिसे हम आसान समझते हैं, हिंदी तो उतनी भी आसान नहीं है जितना हम आसान समझते हैं, और उतनी भी कठिन नहीं है जितना हम कठिन समझते हैं। हम हिंदी भाषी हैं, हमारे लिए सबसे अगर आसान भाषा है तो वो हिंदी है, और हम उसी मुहिम पे आगे चल रहे हैं ताकि हम हिंदी को आपके लिए आसान से आसान भाषा बना सकें। तो दोस्तों, इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, और हम आगे कुछ शब्दों पे बात करने वाले हैं। आइए दोस्तों, कुछ और शब्द हम देखते हैं। यहां देखिए दोस्तों, एक दुख है, एक क्षोभ है। ये दोनों एक ही शब्द का दो पर्यायवाची शब्द है। अब इनमें अंतर देखिए क्या है। दुख को अंग्रेजी में सौरो कहते हैं, क्षोभ को अंग्रेजी में एंग्विश कहते हैं। ये हो गया ट्रांसलेट के हिसाब से, अंग्रेजी में इसके बदले प्रयुक्त शब्द के हिसाब से अंतर हो गया। अब देखिए, दुख और क्षोभ में एक मौलिक अंतर क्या है। दुख साधारण कष्ट को कहते हैं, दुख साधारण मानसिक या शारीरिक कष्ट को कहते हैं, दुख। क्लियर है। लेकिन क्षोभ क्या है, क्षोभ में होता है कि जब हम कोई कार्य कर रहे होते हैं और उसमें अगर हमें सफलता नहीं मिलती है, और इसके बाद जो हमें तकलीफ होती है मानसिक, उसको हम क्षोभ कहते हैं। तो अब क्लियर है, आप शब्दों का चयन कर लेंगे। दुख साधारण दुख है, लेकिन क्षोभ क्या होता है कि हमारी असफलता के कारण जो तकलीफ होती है, मानसिक पीड़ा होती है, उसे हम क्षोभ कहते हैं। देखिए, हमने लिख दिया है, दुख हो गया साधारण कष्ट को, और क्षोभ हो गया असफल होने पर जो कष्ट होता है। क्लियर है, शब्दों का चयन में आपको कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब आइए देखते हैं, पुस्तक और ग्रंथ, ये दोनों एक ही शब्द है, पर्यायवाची शब्द है, लेकिन दोनों में एक मौलिक अंतर है कि हम किस लिखे हुए ग्रंथ को या लिखे हुए दस्तावेज को हम पुस्तक कहें या उसे हम ग्रंथ कहें। तो उसका देखिए ये तरीका है कि पुस्तक जो है कि साधारणतः सभी प्रकार की छपी किताब को, क्लियर है, साधारण अर्थों में छपी हुई जो भी किताबें हैं उसे हम पुस्तक कहेंगे। लेकिन ग्रंथ में क्या है, ये भी छपी होती है, लेकिन इसमें विषय के गांधीर्य का बोध होता है, विषय की गंभीरता का बोध होता है, जिस पर ज्यादा चिंतन और मनन करने की जरूरत है। अब जैसे वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, ये सब ग्रंथ है, क्योंकि इसमें विषय की गंभीरता का बोध पाया जाता है। तो क्लियर है दोस्तों, पुस्तक और ग्रंथ में अब दोनों का अर्थ भी आप बता सकते हैं कि परिभाषा भी। साधारणतः सभी प्रकार की छपी किताब को हम पुस्तक कहते हैं, लेकिन वही जिस पुस्तक के विषय में गांधीर्य का बोध हो उसे हम ग्रंथ कहते हैं। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों, दक्ष और निपुण को लेते हैं। दोनों पर्यायवाची शब्द है, एक ही है, एक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। अब जैसे देखिए, दक्ष के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है एडवाइट, और निपुण के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त शब्द है एडेप्ट। क्लियर है, एडवाइट शब्द जिस अर्थ में प्रयोग किया जाता है उसे हिंदी में दक्ष कहते हैं। एडेप्ट शब्द जिस शब्द के लिए प्रयोग किया जाता है उसके लिए हिंदी में निपुण शब्द है। अब दक्ष और निपुण क्या है? दक्ष है काम करने, जो है काम अच्छी तरह वो जल्दी करना। कोई व्यक्ति किसी काम को अगर अच्छी तरह और जल्दी कर लेता है, और वो काम कर मतलब हाथ से किया जाने वाला काम हो, तभी तो वो अच्छी तरह करेगा और जल्दी जल्दी करेगा। मशीन से किया हुआ तो वो मशीन कर लेगा। तो जाहिर सी बात है, हाथ से किया जाने वाला काम हो और कोई व्यक्ति उसे अच्छी तरह कर लेता है और जल्दी जल्दी कर लेता है, मतलब उसे काम करने में कोई परेशानी नहीं होती है, तो उसे
क्या कहते हैं, दक्ष। अब इसके लिए देखिए क्या कह सकते हैं कि दर्जी, एक जैसे इसमें ले सकते हैं दर्जी। दर्जी कपड़ा सिलता है, तो इसे क्या कहते हैं, दर्जी कपड़ा सिलने में दक्ष है ना। लेकिन वही निपुण, निपुण शब्द क्या है, काम तो करता है लेकिन वह उस विषय का, जिस भी टॉपिक पे वो काम कर रहा है उस विषय का अच्छा नॉलेज, पूरा नॉलेज होता है, पूरा ज्ञान होता है ना। तो ऐसी स्थिति में अब देखिए निपुण का हमने लिखा है किसी काम या विषय का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लेना और उस विषय या सब्जेक्ट का ज्ञाता बन जाना, तो ये चीजें प्रदर्शित करता है कि वो निपुण है। अब जैसे रमेश हल चलाने में निपुण है, इसका क्या मीनिंग हुआ कि रमेश हल चलाने की पूरी मतलब टेक्निक जानता है, उनके बारे में जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो सारी नॉलेज उनके पास है। तो क्लियर है। आज के बाद आप दक्ष और निपुण शब्द के चयन में कोई कंफ्यूजन नहीं बरतेंगे। अब देखिए एक महत्वपूर्ण अंतर हम बचपन से सुनते आए हैं कि जब हम छोटे थे 5, 6, 7 में थे तो उसमें हमको परीक्षा में लेख लिखने के लिए दिया जाता था, और जब हम बड़े हो गए, हायर क्लास में चले गए, इंटर में चले गए, ग्रेजुएशन, एमए जहां चले गए, हमें निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। कंपटीशन होता है, निबंध पे कंपटीशन होता है। तो हमारे सामने एक समस्या आती है, हम निबंध किसे कहें और लेख किसे कहें। निबंध क्या होता है, उसमें विषय गौण हो जाता है और लेखक की शैली प्रधान हो जाती है। इसमें देखिए वही लिखा है मैंने, निबंध में क्या होता है, ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय गौण हो और लेखक का व्यक्तित्व और शैली प्रधान। इसमें यह नहीं देखा जाता है वो लिख क्या रहा है, बल्कि यह देखा जाता है कि वो लिख कैसे रहा है, अपने विचार को रख किस तरह रहा है। तो ऐसी चीजें देखा जाता है निबंध में। और लेख में क्या है दोस्तों, उसमें विषय ही प्रधान होता है। याद रखते होंगे बचपन में, जैसे पहला निबंध हमसे लिखवाया गया था गाय पे, लेख गाय पे लिखवाया गया। तो हम लोग बचपन में लिखते क्या नंबर देते, 1 नंबर गाय को 4 पैर होती है, 2 नंबर गाय को 2 सींग होती है, 3 नंबर गाय को 2 आंख होती है। तो ये चीजें आप क्या देख रहे हैं, इनमें विषय प्रधान है, तो ये लेख हो गया। और निबंध में क्या हो रहा है कि विषय गौण हो जा रहा है, बल्कि लेखक का जो राइटर है उसका व्यक्तित्व और शैली प्रधान हो जाता है, वो लिख कैसे रहा है। अब जैसे हमसे दे दिया जाए कि गाय पे निबंध लिखिए, और एक को दे दिया जाए कि गाय पे लेख लिखिए, तो याद रखिए दोस्तों, लेख हमेशा नंबरिंग की जाती है कि गाय के 4 पैर होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, 2 सींग होते हैं, जो भी हो, गाय घास खाती है, ये हो गया लेख। और जब हम निबंध लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे, अपनी शैली उसमें दिखाने का प्रयास करेंगे कि मनुष्य का जो है कि कृषि कार्य 2 रूप में पाया जाता है, एक तो खुद कृषि है, दूसरा उसके साथ पशुपालन किया जाता है। पशुपालन का मनुष्य के जीवन में बहुत ही योगदान है, उसके कारण मनुष्य को बहुत से फायदे होते हैं। पशु एक सामाजिक प्राणी है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे, धीरे फिर गाय के पास आएंगे, फिर उनके बारे में थोड़ा लिखेंगे, अपना डिस्कस करेंगे, व्याख्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, दोष गुण सब बताएंगे। तो ये चीजें निबंध में आता है दोस्तों। तो देखिए निबंध का अंग्रेजी शब्द है ऐसे, और लेख का अंग्रेजी शब्द है आर्टिकल्स। निबंध का आपसे अगर परिभाषा पूछा जाए तो ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय गौण हो और लेखक का व्यक्तित्व और शैली प्रधान हो, उसे निबंध कहा जाता है। वहीं अगर लेख के बारे में पूछा जाए, ऐसी गद्य रचना जिसमें विषय प्रधान हो, उसे लेख कहा जाता है। कोई डाउट नहीं? आगे देखिए, एक है दोस्तों निकट और दूसरा है दोस्तों पास। निकट और पास आप कहेंगे कि दोनों तो एक ही शब्द है, वो तो ठीक है दोस्तों, पर्यायवाची शब्द तो है, एक ही शब्द है, लेकिन आप शब्दों का चयन करना है। आप कहीं निकट शब्द का प्रयोग कर लेंगे, कहीं समीप पास शब्द का प्रयोग कर लेंगे। निकट में देखिए क्या है, वो समीपता का बोध कराता है, समीप होने का बोध कराता है सामान्य अर्थ में। जैसे
गांव के निकट स्कूल है, जैसे हम बोलते हैं, इसको पहले समझिए, गांव के निकट स्कूल है, एक ये वाक्य हुआ, इसमें निकटता का बोध करा रहा है। लेकिन पास शब्द जो है यह अधिकार की निकटता का बोध करा रहा है। इसको इस तरह समझिए, अमीर के पास काफी धन है। अब देखिए यहां पे तो अधिकार का बोध करा रहा है कि अमीर के पास अधिकार है, कि उसका धन उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यहां पे हम पास शब्द का प्रयोग कर लिए, लेकिन गांव के निकट यहां भी पास शब्द का प्रयोग कर सकते थे नहीं, ये हमारा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखना है दोस्तों, फिर से निकट शब्द समीप होने का बोध कराता है, लेकिन वहीं पास शब्द अधिकार की समीपता का बोध कराता है, अधिकार के सामीप्य का बोध कराता है। वही लिखा हमने, निकट सामीप्य का बोध मतलब समीपता का बोध कराता है, वहीं पास शब्द जो है अधिकार के सामीप्य का बोध कराता है। इस तरह दोस्तों आपने देखा कि एक महत्वपूर्ण शब्द में एक मौलिक अंतर पाया जाता है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, कुछ और शब्दों पे हम बात कर लें दोस्तों। आइए दोस्तों कुछ और शब्द देखते हैं। देखिए यहां पे एक है प्रेम और दूसरा है स्नेह। ठीक है दोस्तों, प्रेम और स्नेह दोनों पर्यायवाची शब्द है दोस्तों। प्रेम देखिए क्या है कि प्रेम एक व्यापक अर्थ में लिया जाता है, एक व्यापक विशाल अर्थ में, उससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब जैसे भक्ति काल आप पढ़ रहे थे, हिंदी साहित्य का भक्ति काल, उसमें प्रेम शब्द का प्रयोग होता था। एक प्रेम मार्गीय धारा, एक ज्ञान मार्गीय धारा। तो उसमें आप देखते थे कि प्रेम एक विशाल अर्थों में प्रयोग होता है, इतना क्लियर है। स्नेह भी एक प्रेम का ही रूप है, लेकिन यह बड़ों के द्वारा छोटों पर किया जाता है, बड़ों के द्वारा छोटों पर किया जाता है। अब देखिए हम बड़ों के लिए प्रेम रखते हैं और बड़े हमसे क्या रखेंगे, स्नेह रखेंगे। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं दोस्तों, शब्द तो सिर्फ और फिर हो रहा है और उनका अर्थ बदल जा रहा है। अब हम जब वाक्य लिखेंगे तो कहाँ प्रेम लिखना है, कहाँ स्नेह लिखना है। अब ये कोई कह दे कि हमारे ईश्वर में स्नेह है या ईश्वर से स्नेह है, या फिर कहे हमें पिताजी पर स्नेह है, तो ये गलत है भाई। नियमतः बड़ा छोटे पर स्नेह करता है, छोटा बड़े पर प्रेम कर सकता है। तो क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए प्रणाम और नमस्कार। प्रणाम और नमस्कार, प्रणाम हमेशा बड़ों वाले के साथ किया जाता है। अपने से हमसे जो बड़े हैं उसके लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो प्रणाम शब्द का, जैसे प्रणाम बाबूजी, प्रणाम माताजी, प्रणाम गुरुजी, मतलब हमसे जो भी बड़े हैं उम्र में, पद में, ठीक है, बड़े चाहे जिस भी रूप में, वहां हम प्रणाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन वही नमस्कार शब्द बराबर वालों में किया जाता है, बराबर वालों में। जैसे हम अपने दोस्तों को नमस्कार शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, सवेरे का नमस्कार दोस्तों, लेकिन बड़ों के साथ प्रणाम। क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने यहां लिखा है प्रणाम बड़ों के साथ किया जाता है और नमस्कार बराबर वालों के साथ किया जाता है। क्लियर है। अब देखिए आगे है पारितोषिक और पुरस्कार। इस शब्द में बहुत बड़ा झोल है, वो ये कि अपने दैनिक जीवन में भी हम धड़ल्ले से इनका प्रयोग करते हैं या सोचे समझे यह उचित बैठ रहा है या नहीं। दिखाते हैं हम आपको। पहली बात तो अंग्रेजी में अलग अलग शब्द है, जैसे एक है प्राइज, एक है रिवार्ड। प्राइज का हिंदी होता है पारितोषिक और रिवार्ड का हिंदी होता है पुरस्कार। ये दोनों शब्द पर्यायवाची है, लेकिन आप देखिए अर्थ की दृष्टि से क्या है
कि जब हम कोई कंपटीशन देते हैं, कोई प्रतियोगिता में शामिल होते हैं और जीतने के बाद जो हमें प्रदान किया जाता है तो वह पारितोषिक होता है। याद रखिए, पारितोषिक वो हमारा अधिकार हो जाता है, हमने जीता है, हम विजयी हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में हमें प्रदान किया जा रहा है तो वो पारितोषिक है। और हम या व्यक्ति अमूमन धड़ल्ले से पुरस्कार शब्द का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होंगे कहीं लिखता है पुरस्कार वितरण समारोह, कबड्डी में पुरस्कार वितरण समारोह। तो आश्चर्य की बात है कि जहां पारितोषिक होना चाहिए वहां पुरस्कार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारी मजबूरी नहीं दोस्तों, हमारी जो है कि समझ नहीं होने की वजह से या हमें जानकारी नहीं होने की वजह से ऐसा हो रहा है। हम इसलिए ऐसे शब्दों का चयन कर रहे हैं ताकि हम अपने शब्दों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत कर सकें। वहीं देखिए पुरस्कार क्या है, अच्छे काम या सेवा से प्रसन्न होने पर जो प्रदान की जाती है या जो उपहार दिया जाता है उसे पुरस्कार कहा जाता है। क्लियर है? पारितोषिक और पुरस्कार में अंतर। पारितोषिक क्या होता है कि हम प्रतियोगिता में विजयी होते हैं और उसके बदले में जो प्रतियोगिता कराने वाले हमें प्रदान करते हैं तो उसे पारितोषिक कहा जाता है। लेकिन वहीं हमारी सेवा, हमारे काम इत्यादि से प्रसन्न होकर अगर कोई हमें कुछ दे रहा है, या कोई कंपटीशन हमने किया नहीं, हमें उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, हमें ये मिलने वाला है, बल्कि हमारे काम से प्रभावित होकर अगला हमें रिक्वेस्ट भेज रहा है। इसलिए आप जानते होंगे जैसे मान बुकर पुरस्कार, कभी मान बुकर पारितोषिक नहीं होता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्योंकि जिसे मिल रहा होता है उसे पहले से मालूम नहीं होता है। ये सब जितने, तो याद रखिए पुरस्कार हमेशा अच्छे काम या सेवा के बदले में दिया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? अब आइए, एक प्रमुख शब्द है, एक पुत्र है और बालक। पुत्र और बालक शब्द में अंतर, ये ज्यादा परेशान करने वाला नहीं है, बल्कि पुत्र जो मेरा लड़का है वो मेरा पुत्र है, लेकिन हर लड़का, अब देख लीजिए यहां पे लिखा मैंने, अपना बेटा तो वो पुत्र है, लेकिन कोई भी लड़का वो बालक कहलाएगा। क्लियर है? अपना बेटा पुत्र और कोई भी लड़का बालक। तो ये शब्दों का होर फेर से हमारे प्रभाव जमाने में परेशानी होगी, इसलिए आप सोच समझ के पुत्र और बालक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, बड़ा और बहुत में अंतर, ये भी एक परेशानी का कारण बनता है कि कहीं पे हम बड़ा शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, कहीं बहुत शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। तो दोस्तों याद रखिए, पहली बात तो ये अंग्रेजी में इन दोनों के लिए शब्द आया है, बड़ा के लिए अंग्रेजी में बिग है और बहुत के लिए अंग्रेजी में मच शब्द है। बड़ा क्या है कि वो आकार का बोधक है, आकार में कोई बड़ा होता है, और बहुत परिमाण में होता है। परिमाण उसे कहते हैं, नाप तौल की वस्तु को परिमाण कहते हैं, ठीक है ना। तो अब बड़ा क्या है, आकार में बड़ा है, जैसे यह घर बड़ा है, हम लिख सकते हैं यह घर बड़ा है, मतलब यह आकार का बोधक है कि आकार में यह बड़ा है। वहीं जब बहुत है, बहुत परिमाण का बोध है, मेरे पास बहुत धन है, ऐसा लिख सकते हैं। बड़ा धन नहीं लिख सकते, बल्कि बहुत धन लिख सकते हैं। तो क्लियर है? अब बड़ा और बहुत में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए दोस्तों। आइए एक और चीज देख लेते हैं, बुद्धि और ज्ञान। बुद्धि और ज्ञान, इन शब्दों के प्रयोग में भी हम असावधानियां बरतते हैं, और वो ये है कि जैसे बुद्धि का प्रयोग ज्ञान की जगह हो जाता है और ज्ञान का प्रयोग बुद्धि की जगह होता है। पहली बात तो ज्ञान क्या है, हम अपने इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव प्राप्त करते हैं वो ज्ञान है। इंद्रिय क्या है, आंख, कान, नाक, गला, जो त्वचा, इस तरह ये बाहरी आवरण जो है ये सब हमारे इंद्रिय हैं, और इनके द्वारा जो हमें जो है कि प्राप्ति होती है अनुभव, उसे हम ज्ञान कहते हैं। जैसे ज्ञान प्राप्त करने वाले को ज्ञानी कहते हैं, उसके पास ज्ञान हो गया, ज्ञान का भंडार है। लेकिन बुद्धि क्या है, वो कर्तव्य का बोध कराता है, कर्तव्य का निश्चय करता है, ठीक है ना। जैसे हम प्रयोग करते हैं, उनके पास बुद्धि की कमी है, इसका मतलब वो काम
अच्छे ढंग से नहीं करता है ना। अनुभव अलग चीज है और काम करना अलग चीज है। कोई व्यक्ति अगर काम सही ढंग से नहीं करता है तो हम कह सकते हैं उनके पास बुद्धि की कमी, उसे जानकारी नहीं है काम की। लेकिन कोई व्यक्ति इंद्रिय के द्वारा, अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति करती है, जो अनुभव प्राप्त करता है, उसे हम ज्ञान कहते हैं। जैसे कालिदास के पास ज्ञान था, बुद्धि नहीं कह सकते, ज्ञान था। तुलसीदास जी ज्ञानी थे, प्रेमचंद ज्ञानी थे, उसे बुद्धि वाला तो नहीं कह सकते, ज्ञानी कह सकते। अब क्लियर हो गया दोस्तों कि हम ज्ञानी शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं और जो है कि बुद्धि शब्द का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो आज भर इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, क्योंकि वीडियो बड़ा होता जा रहा है और कुछ शब्द बच गए हैं, उसे हम तीसरे वीडियो के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसी उम्मीद के साथ और आपकी शुभकामनाओं के साथ, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।